नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आपकी संपत्ति कुर्क कर सकती है ईडी। आप यानी कि आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि रिश्वत की रकम गोवा में चुनाव प्रचार में उपयोग की गई है। और केजरीवाल ने कहा कि ईडी की कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए है और बिना किसी जांच, गवाही व साक्ष्य की गई है की गई है गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और ईडी की दलील के चुनावी समय में गिरफ्तारी का आरोप बेतुका है। अब आप देखिए, ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा में, और आप देखते हैं राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपित गिरफ्तार हुआ है। और देखिए, अभी आपने देखा है कि रद्द भी हो गया था उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। राहुल बोले संविधान व लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं मोदी और शाह। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए, लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 543 देखने को मिलेगी। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा सदस्य का आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हफ्ते में सामान्य स्थिति बहाल करने को कदम उठाएगी विस्तारा। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ ने आंदोलित पायलटों के साथ की बैठक। एयर इंडिया के साथ विलय प्रक्रिया में संशोधित वेतन मान का कर रहे हैं विरोध। रद्द उड़ान की संख्या में आई कमी, लेकिन बुधवार को भी 26 उड़ानें रद्द हुई हैं। केंद्र से प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े तलब किए गए। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभावों से लागू होना माना जाएगा या बाद से। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट में पेश करे। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन में अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को भी नियमित किए जाने की मांग की है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। मिशन 370 के लिए मोदी की बूथ प्रबंधन पाठशाला, यानी कि आप सभी जानते हैं 370 सीटों की बात हो रही लोकसभा की, कि लोकसभा में 370 सीटें बीजेपी अकेले जीतेगी, ये कहा जा रहा है मोदी साहब के द्वारा। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी काफी चर्चा में बनी हुई है। संजय सिंह और के जो राज्यसभा सदस्य हैं वो आप देखते हैं कि बाहर आ चुके हैं। छह महीने बाद आए हैं। ये आप देखिए, अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में डीयू ने लहराया परिचम, दिल्ली विश्वविद्यालय ने। चुनावी साल है तो आप देखते हैं कि अधिकतर खबरें चुनाव की ही रहेंगी। आप देखेंगे इस नेता का इस पार्टी में जाना, उसका इससे गठबंधन, उसका उससे गठबंधन, चलता रहेगा इस तरह की बातें। जब दो महारानियों को बनाया आर्थिक अपराधी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय
12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य करार दिया था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए आपातकाल लगा दिया और इंदिरा गांधी के निशाने पर दो महारानियां थी, जयपुर की राजमाता गायत्री देवी और ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया, दोनों के प्रमुख नेताओं में से थी विपक्ष के, और आपातकाल से पहले ही पड़ने लगे थे इनके यहाँ छापे। 1975 में आप देखते हैं कि आपातकाल लगाया गया था ना, और 1977 तक, उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से आप देखते हैं कि चुनाव हार गई थी। राहुल गांधी के पास है 11.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति। अब ब्यौरा देना पड़ता है ना अभी, उसमें चुनाव लड़ते उस समय। सीमा पार आतंकवाद के दोषियों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है, डोभाल कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति। एससीओ की बैठक में चीन को भी संप्रभुता के मुद्दे पर घेरा, आप देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, एससीओ के बारे में आप लोग याद रखा करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 में। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चुनाव के दौरान लू से बचाव के लिए राज्य बनाए योजना, एक केंद्र कह रही है। नेहरू के लिए भारत से पहले चीन था, एस जयशंकर कह रहे हैं। कहा कि 1950 में सरदार पटेल ने नेहरू को चीन के प्रति किया था आगाह। और आप देखते हैं कि एक और खबर तेजी से चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहां उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं कि जो यूएनएससी है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें जो चाइना को स्थायी सदस्यता मिली हुई है वो नेहरू जी ने चाइना को दे दी थी, वो भारत के लिए थी। इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। तो आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि थोड़े आंकड़ों पर बात किया करिएगा, थोड़े आंकड़े आप लोग देखा करिएगा। आप भी जानते हैं कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की स्थापना भी 1945 में होती है। न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और हम लोग आजाद कब होते हैं? 1947 में। चाइना को पहले से ही स्थायी सदस्यता मिली हुई थी। हाँ, लेकिन ताइवान और चाइना जब अलग होते हैं तब अमेरिका कहते हैं, लेकिन नेहरू जी ने आप देखते हैं कि संसद भवन में इस बात का खंडन किया था कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से कोई हमारे पास प्रस्ताव इस तरह का नहीं आया था। लेकिन बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था कि आप शामिल हो जाइए, चाइना को छोड़िए, लेकिन नेहरू ने कहा था कि पहले चाइना से आप बात कर लीजिए। ऐसी बहुत सारे लोग कहते हैं और कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने वो प्रस्ताव मान लिया होता अमेरिका का, क्या तो रूस अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल ना करता? क्योंकि उस समय अमेरिका और रूस एक तरफा दुश्मन थे एक दूसरे के। तो बहुत सारी, और फिर आप देखते हैं कि अगर भारत शामिल भी हो जाता मान लीजिए, तो आप देखिए रूस से और चाइना से हमारी दुश्मनी हो जाती। इस तरह के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दिया करिएगा। और आप देखते हैं कि लक्षद्वीप पर तट पर सागर कवच का आयोजन। ये आप देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किए गए। अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। इस दौरान खतरों से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता की जांच की गई है। साथ ही तैयारियां, प्रतिक्रिया तंत्र और निगरानी क्षमताओं और समन्वय को भी परखा गया है। iOS के लिए माई CGHS ऐप लॉन्च हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पूर्व चंद्र ने आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी उपकरणों के लिए लॉन्च ऐप माई CGHS को लॉन्च किया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचनाएं और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों के लिए तकनीक सुविधा प्रदान की गई है। वायुसेना को मिला पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर, ये आप देखेंगे, अच्छी बात है।
दवाओं के दाम बढ़ने की खबर गलत है, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करेगा भारत। लाल सागर और उसके आसपास इलाके की स्थिति पर हुई है चर्चा। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। याचिका दायर करने वाले एनजीओ ने जल्द चुनाव होने का दिया हवाला, कहा तत्काल सुनवाई नहीं हुई तो याचिका निरर्थक हो जाएगी। औद्योगिक अल्कोहल मामले में साथ आए यूपी बंगाल, आप देखेंगे क्या है ये न्यायाधीश, क्या है मामला। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन, विनिर्माण, आपूर्ति और विनियमन में केंद्र और राज्यों की शक्तियों से जुड़े मुद्दे की सुनवाई कर रही है। 1997 में 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन पर नियामक शक्ति केंद्र के पास होगी। राज्यों के खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई थी। 2010 में यह मामला 9 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया गया था और सीजीआई के अलावा संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस हरिकेश राय, अभय एस और ओका, बीवी नागरत्ना, जीबी फार्डीवाला, मनोज मिश्रा, उज्ज्वल भुइया और सतीश चंद्र शर्मा और अगस्टीन जॉर्ज मसीह इसमें शामिल हैं, आप देखेंगे। एफसीआरए के उल्लंघन में 5 एनजीओ के लाइसेंस रद्द हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की कार्रवाई में चर्चा से जुड़े संगठन भी शामिल हैं इसमें। व्हील चेयर चलाना होगा आसान, सोच व आवाज से होगी नियंत्रित, आप देखेंगे। एमएनएनआईटी के पूर्व एमटेक छात्र ने अपने स्टार्टअप के जरिए तैयार की है व्हील चेयर, अच्छी पहल है, यही कहिए। अब आप देखिए संपादकीय पार्ट है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में जब आप लोग निबंध लिखते हैं, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करते हैं तो काफी पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाते हैं। और आप देखेंगे कि एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है यहाँ से। कारगर रणनीति के अभाव से ग्रस्त विपक्ष। इस समय भाजपा भले ही बढ़त की स्थिति में दिख रही हो, लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्ष उसकी राह में मुश्किलें नहीं खड़ी कर रही हो, राजनीति से जुड़ा हुआ है। अगर ये आप लोगों को पीडीएफ पढ़ना है आर्टिकल, तो आप लोग एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अपनी आदत से बाज ना आता अमेरिका, ये आप देखते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका ने टिप्पणी की थी ना अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, तो उसी के संदर्भ में ये लिखा जा रहा है। तो शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट आयकर विभाग द्वारा फ्रीज किए जाने के मसले पर पिछले दिनों अमेरिका ने सवाल उठाए। भारत की आपत्ति के बाद भी अमेरिका अपनी चिंता दोहराने से बाज नहीं आया। यह साफ है कि अमेरिकी प्रतिनिधि से उक्त मामले को लेकर सवाल इसी नियत से पूछे गए थे कि वह भारत के आंतरिक मामलों में कुछ कहे। इन प्रश्नों को टालने के बजाय अमेरिकी प्रतिनिधि ने यह दिखाना बेहतर समझा कि उसे दुनिया भर की उपदेश देने का अधिकार है। लगता है कि अमेरिका रिश्तों में कड़वाहट घोलने के मूड में है। हालांकि भारत ने काफी संयम शब्दों में अमेरिका को चेताया कि कूटनीति में आशा की जाती है कि देश एक दूसरे के घरेलू मसलों और संप्रभुता का सम्मान करे, लेकिन अमेरिका अपने श्रेष्ठता बोध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार और कारोबारी सहयोगी है। इसके बावजूद वह भारत के आंतरिक मामलों में दखल का कोई मौका नहीं चूकता है। पूर्व में सीए और कुछ गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई पर भी अमेरिका की तरफ से भारत को कटघरे में आप देखते हैं कि कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा चुकी है। खालिस्तानी गुरुपंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर भी अमेरिका भारत पर गंभीर आरोप लगा चुका है। मणिपुर में आप देखते हैं कि हिंसा झड़पों पर भी अमेरिकी राजदूत ने कहा था कि अमेरिका इस राज्य में हो रही हिंसा को लेकर चिंतित है। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका किसी भी तरह की सहायता के लिए तैयार है, इच्छुक और सक्षम है। हालांकि बाद में अमेरिका ने मणिपुर की स्थिति को भारत का आंतरिक मामला बताया था। इससे पहले 2022 में अमेरिका ने भारत को चेताया था कि अगर वह यूक्रेन युद्ध में किसी एक पक्ष के साथ नहीं आता तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, और अमेरिका दुनिया भर में आजादी, मानवाधिकारों और लोकतंत्र का स्वयंभू पैरोकार बना हुआ है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बचाए रखने का दायित्व उसी का है, और इस आत्ममुग्धता में वह अपने गिरेबार में झांकना भूल जाता है। वह भूल जाता है कि गन कल्चर एवं नस्लवादी हिंसा के मामले उसका रिकॉर्ड क्या है। यह भी आप देखते हैं कि किसी से छिपा नहीं है कि ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किस तरह से हर संभव कोशिश की गई है। दूसरे देशों में दखल देना अमेरिका का पुराना सगल है। निर्वाचित सरकारों को अस्थिर रखने के लिए अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध
सैन्य कार्यवाही और चुनाव में हस्तक्षेप तथा सरकारों के तख्तापलट तक को अंजाम दे रहा है। अमेरिका का एक बड़ा वर्ग स्वयं यह स्वीकार करता है कि दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देना अमेरिकी नेताओं की फितरत रही है। अमेरिका राजनीति शास्त्र रॉबर्ट जर्विस ने अपनी किताब द न्यू अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म में लिखा है कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाना अमेरिका की आदत है। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय की डोब लेविन ने अमेरिका और रूस द्वारा दूसरे देशों के चुनाव में हस्तक्षेप की घटनाओं को लेकर शोध किया है। उनके अनुसार 1946 से सन 2000 के बीच दोनों देशों की ओर से दूसरे देशों में 117 बार पक्षपातपूर्ण चुनावी हस्तक्षेप किए गए हैं और इनमें से 70% अकेले अमेरिकी हस्तक्षेप के मामले हैं। और अमेरिकी आप देखते हैं हस्तक्षेप का सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए 1948 में इटली के चुनाव में देखने को मिला, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईसाई डेमोक्रेट कम्युनिस्ट पार्टी को हराने में मदद की। 2013 में CIA ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि ईरान के निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक की तख्तापलट में अमेरिका की भूमिका थी। मोसादेक ईरान के लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने ईरानी तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था और बेटिन एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी के माध्यम से दशकों से ईरान के तेल को नियंत्रित कर रहा था। मोसादेक के फैसले के बाद ईरान के तेल उद्योग में ब्रिटेन की तमाम तरह की भागीदारी खत्म हो गई थी। इससे नाराज ब्रिटेन ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मदद मांगी। बाद में CIA ईरान में पश्चिमी समर्थक सरकार स्थापित करने में सफल हुई। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जपारोव ने भी अमेरिका पर अपने आंतरिक आप देखते हैं कि मामलों में हस्तक्षेप के आरोप लगाए थे। इराक और लीबिया की तबाही में भी अमेरिकी भूमिका किसी से छिपी नहीं है। दूसरे देशों में अगर आप देखें, अमेरिकी हस्तक्षेप की नीति उसकी विदेश नीति का हिस्सा बन चुकी है। इस नीति के तहत अमेरिका ऐसे देशों को दबाने की कोशिश करता है जो आगे बढ़ रहे हो और जिसकी वजह से आप देखिए उसका दबदबा कम होने का अंदेशा हो। पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत ने वैश्विक मंचों पर जिस ढंग से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, उससे वह कई बड़े देशों के आंख की किरकिरी बन गया है। और G20 की सफल मेजबानी के बाद भारत जिस तरह ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा है उससे भी उनकी बेचैनी बढ़ रही है। हालांकि भारत चाहे तो अमेरिका में के भीतर घटने वाली घटनाओं पर टिप्पणी करके उसी भाषा में जवाब दे, लेकिन भारत नियम आधारित व्यवस्था का सम्मान करता है। निसंदेह अमेरिका दुनिया की एक बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि दूसरे देशों के आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश उसे महान बनाती है। लेखक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र के व्याख्याता है डॉक्टर N.K. सोमानी की बात हो रही है। यहाँ देखिए G20 की बात हुई, ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं मैं, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। अब इसे G20 नहीं G21 कहा जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें 21 सदस्य हो चुके हैं। इसकी स्थापना देखें 26 सितंबर 1999 में हुई थी और आप देखेंगे कि क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। और 21 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सदस्यों की बात कर रहा हूं। सफलता तो जो जीवन में हार मान लेते हैं, संघर्ष करने से पीछे हट जाते हैं, बाधाओं के समक्ष घुटने टेक देते हैं, बेहिम्मती नहीं होते हैं, बेकालजयी नहीं कहे जा सकते हैं, बेकायर कहे जाते हैं। जब मनुष्य का जीवन मिला है तो विश्व में मनुष्य को जीना है तो पग पर संघर्ष करना पड़ेगा। कदम कदम पर कठिनाइयां, रुकावटों और चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। जो लड़ ना सकेगा वह आगे नहीं बढ़ेगा। कायर पुरुष डरते हैं, लड़ते नहीं, क्योंकि वे हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले होते हैं। वे सिर्फ सोचते हैं और करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाते। केवल मंजिल का सपना देखने भर से सफलता नहीं मिलती है। पुरुषार्थी कभी बैठते नहीं है, थकते नहीं है। वे मानते हैं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। समर क्षेत्र में योद्धा सदा सजग रहता है, रुकता नहीं है, आगे ही बढ़ता रहता है। और आप देखिए मनुष्य का जीवन भी एक योद्धा की तरह चुनौतियों से भरा समर क्षेत्र है। संघर्ष करने वाले को ही जीवन जीने की असली अनुभव और आनंद प्राप्त होता है। दुख सुख क्या है उसे अच्छी तरह से ज्ञात होता है। जो युद्ध किया नहीं, समर क्षेत्र में गया नहीं, वह क्या जाने की पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ का जीवन कैसा होता है। जो जैसा जीवन जीता है उसे वैसा ही अनुभव होता है। जो माँ गर्भ धारण करती है, शिशु को जन्म देती है, उसे ही उस असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में धनुर्धर अर्जुन की भांति सिर्फ मछली की आंख दिखती है, वह अपने जीवन में लक्ष्य भेदन में सफल हो पाता है।
जो मंजिल प्राप्ति के लिए कामनाएं, स्वार्थ और मोह माया का त्याग कर समर्पण भाव से योद्धा की तरह लक्ष्य की तरफ बढ़ चले तो सफलता उसके चरण चूमती है। जिम्मेदारी का भाव, निरंतर प्रयास, पुरुषार्थ और संकल्पबद्ध दृढ़ इच्छा शक्ति, आशा, उम्मीद, मानसिक संतुलन, लगन मानव के जीवन में सफलता प्राप्ति के मुख्य सूत्र माने गए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। नक्सलियों पर नकेल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ होती ही रहती है, लेकिन मंगलवार की रात बीजापुर में जो मुठभेड़ हुई है उसका महत्व इसलिए क्योंकि उस समय 1 दर्जन से अधिक नक्सली मारे गए हैं और इनमें आप देखिए कई बड़े नक्सली सरगना भी शामिल माने जा रहे हैं। नक्सलियों पर चौतरफा दबाव बनाना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि वे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश न करने पाए, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि उनके दुस्साहस का हमेशा के लिए दमन हो सके। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वे रह रहकर सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाते रहते हैं और अपने विरोधियों को पुलिस का मुखबिर बताकर उन्हें मार देते हैं। उनके दुस्साहस का एक प्रमाण यह भी कि पिछले 1 साल में कम से कम 8 भाजपा नेताओं की हत्या कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस दल के नेता खासतौर पर उनके निशाने पर हैं और इन स्थितियों में उन्हें यह संदेश दिया जाता है कि चाहे उनकी ऐसी हरकतों से उनके खिलाफ जारी अभियान कमजोर पड़ने वाला नहीं और नक्सली किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं है। उनका निर्ममता के साथ दमन की इसलिए है आवश्यक है क्योंकि वे बंदूक के बल पर भारत की संवैधानिक व्यवस्था को खुली चुनौती देने के साथ यह स्वप्न भी देख रहे हैं कि एक दिन शासन उनके हाथ में होगा। नक्सली संगठन खुद को भले ही आतंकी आदिवासियों और गरीबों का हितैषी बताते हों, लेकिन वे इसकी आड़ में उगाही करने वाले गिरोह के अलावा और कुछ नहीं है। उन्हें ना तो आदिवासियों की कोई चिंता है, ना गरीबों की, ना ही वन एवं खनिज संपदा की। वे एक और तो यह दुष्प्रचार करते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है एवं उन्हें विकास का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और दूसरी ओर स्कूलों को निशाना बनाते हैं, सड़क, अस्पताल आदि बनाने में बाधाएं खड़ी करते हैं। इस पर हैरानी है कि बीजापुर के जंगलों में मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार मिले। सुरक्षा बलों एवं खुफिया एजेंसियों को इस पहेली को सुलझाना ही होगा कि आखिर नक्सलियों को हर किस्म के आधुनिक हथियार एवं विस्फोटक सामग्री कहां से मिलती है। यह ठीक है कि बीते कुछ वर्षों में नक्सली संगठनों की कमर तोड़ने में सफलता मिली है, लेकिन जब तक उन्हें आधुनिक हथियारों की पूर्ति होती रहेगी तब तक उनका खात्मा करना कठिन होगा। केंद्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य नक्सलवाद को जड़ मूल से खत्म करना होना चाहिए, क्योंकि नक्सली बीच बीच में अपनी गतिविधियों को विराम देकर अपनी ताकत को बढ़ाने का ही काम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह जो वादा किया कि अगले 3 वर्षों में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, वह इस अवधि में वास्तव में पूरा हो जाए, इसके लिए केंद्र और राज्यों में तालमेल आवश्यक है। देखिए, अगर हम लोग नक्सल शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव आप देखते हैं कि नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था। वहीं से आप देखते हैं कि यह आग निकला हुआ है क्या, नक्सलवाद। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, ये आप देखिए हरियाणा की खेल नीति का परिणाम कि यहाँ के खिलाड़ी देश विदेश में परचम लहरा रहे। पदक वीरों को नगद राशि के अलावा नौकरियां भी दी जा रही हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं रख रही है। अब सरकार ने 6 विभागों में तृतीय श्रेणी के 447 पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। बिजली निगम, मौलिक शिक्षा, वन, जेल, खेल और पुलिस विभाग में खेल कोटे से विभिन्न पदों को भरा जाना है। यह प्रशंसनीय है और इससे विभिन्न विभागों के खाली पद भरे ही जा सकेंगे। खिलाड़ियों को रोजगार भी मिलेगा। इन भर्तियों का उत्तरदायित्व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी हो, सक्षम और आप पात्रों का ही चयन हो। पूर्व में आप देखिए कई भर्तियों में विभिन्न कारणों से विलंब हो चुका है। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि सरकार को स्थगित करने का निर्णय भी लेना पड़ा। ऐसी बाधाओं को दूर करने के बाद ही खिलाड़ियों को रोजगार मिल पाएगा। और आप देखते हैं कि सरकार की इस योजना से प्रदेश के युवाओं की खेल में रुचि बढ़ेगी, खिलाड़ियों की नई पौध तैयार होगी। इससे भविष्य में प्रदेश और देश का नाम खेलों में अग्रिम पंक्ति में होगा। खेलों के साथ साथ रोजगार मिलेगा तो अभिभावक भी अपने बच्चों को खेलों के लिए शुरू से ही प्रोत्साहित करेंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हाल ही में खेल नर्सरियों को सुचारू चलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें आप देखिए कोच समेत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और आप लोगों से कहता हूं ना कि पहले हम लोग देखते थे कहा जाता था, ये कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आजकल आप देखते हैं उल्टा हो गया है। आजकल आप देखिए खेल में भी आप बेहतर कैरियर अपना बना सकते हैं। सामाजिक जीवन से जुड़ी खुशी। हाल ही में आई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023-2024 में 143 देशों की सूची में भारत को 126वां स्थान मिला है। और जीवन यापन की बेहतरी और
कमतरी मापने के जाने के कौन से पैमाने रहे हमारे देश को इस सूची में युद्ध की विभीषिका झेल रहे देशों से भी पीछे स्थान दिया गया है। सामुदायिक जीवन में उत्सवी मेलजोल और आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने के कई मापदंड पर रेखांकित करने योग्य उपलब्धियों के बावजूद इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कम कैसे है। ज्ञात हो कि इस सूची में युद्ध के हालात से जूझ रहे रूस और यूक्रेन की रैंकिंग क्रमशः 70 और 92 नंबर पर है। वैश्विक स्तर पर बिखरती सामाजिक व्यवस्था के इस दौर में हमारे यहाँ आज भी समाज में जुड़ाव मौजूद है। अवसाद तनाव के बढ़ते आंकड़ों के बीच पारिवारिक व्यवस्था मन को थामने का आधार बनी हुई है। सुख दुख में आस पड़ोस के लोग साझेदार बनते हैं। सांस्कृतिक भावचाव भी कायम है। यही जुड़ाव तो इंसानों के मन में को खुशी देता है। सामुदायिक जीवन से जुड़ाव बने रहने का मनुष्य के सुख में से सीधा नाता है। इस बार विकसित और सुविधा संपन्न जीवन शैली वाला देश अमेरिका शीर्ष 20 देशों में भी जगह नहीं बना सका है। और रिपोर्ट कहती है कि विकास पथ पर अग्रसर अमेरिकी समाज में बच्चे अकेलेपन के शिकार हैं। समझना आवश्यक है कि आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर अनगिनत समस्याएं लोगों को घेरे हुए। विकास और तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने के साथ ही बहुत कुछ ऐसा भी है जो पीछे छोड़ रहा है। और इस सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले फिनलैंड की आबादी बहुत कम है। हमारे देश की जनसंख्या के देखें तो अनगिनत मुश्किलों से जूझते हुए भी गांव कस्बों से लेकर आप देखते हैं कि लेकर बड़े शहरों तक विकास कार्य जारी है। लोगों के जीवन स्तर में ही नहीं, जन जागरूकता के मोर्चे पर भी बहुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। और ऐसे सभी कारक खुशी से ही तो जुड़े हैं। हर वर्ष आप देखिए 140 से अधिक देशों का मूल्यांकन करने वाली इस रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा, आय, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति और जीवन काल जैसे बिंदुओं पर देशों के खुशहाल का आकलन किया जाता है। मानव मन और जीवन की बेहतरी से जुड़े इन मानकों पर स्थितियों को आकलन वाली इस सूची में पाकिस्तान 108वें स्थान पर और व्यवहारिक रूप से आर्थिक बदहाली और कर्ज के बोझ तले दबे हमारे इस पड़ोसी देश के नागरिकों का भारतीयों से ज्यादा खुशहाल होना समझ से परे लगता है। वास्तव में भारत का सामाजिक पारिवारिक मानस आज भी साझे सुख को जीवन जीने और सद्भाव को सींचने का भाव लिए है। और आप देखते हैं यह किसी भी समाज के सुखी होने के लिए सबसे जरूरी है। ये अच्छी बात है, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। अब आप देखिए ये भी टिप्पणियां हैं, इन्हें भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग। सशक्त भारत की मजबूत होती स्थिति से चिढ़ता चीन की बात करें तो देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी से ही तो जलता है आजकल, देखते हैं हम लोग। पूर्वी हिमालयी सीमा क्षेत्र में चीन के अनुचित दावे और धमकियों की नियमितता भारत की संप्रभुता के विरुद्ध है और सीमा क्षेत्र के मुद्दे को जीवित रखकर चीन भू राजनीतिक स्थिरता को बिगाड़ना चाहता है। और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर उसकी हरकतें इस बात की पुष्टि करती हैं। चीन की विस्तारवादी एवं वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों को वर्तमान में समझना कठिन नहीं रह गया है। और चीन ने सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा किया, फिर अक्साई चीन को हड़प लिया। अब इस काराकोरम के रास्ते पाकिस्तान को जोड़कर हिंद महासागर क्षेत्र के बंदरगाह ग्वादर तक पहुंचने की CPEC को सफल बनाने के लिए लद्दाख क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा बन गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा हुई। इस दौरान उन्होंने 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सैला सुरंग का उद्घाटन भी किया, जिस पर चीन ने उकसावे वाले बयान किए हैं और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहता है। अरुणाचल प्रदेश पर अपनी झूठी आपत्तियों के क्रम को कायम रखते हुए इस बार इसे चीन ने अपनी प्राचीनता से जोड़ दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान चीनी नाम कहता है। और आप देख चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग सियाओगंग ने 15 मार्च को अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए कहा कि तिब्बत सिजांग चीनी नाम का दक्षिणी हिस्सा यानी चीन के एक क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। और अपने आप देखते हैं दावों को उजागर करने के लिए भारतीय नेताओं के राज्य के दौरे पर हर बार आपत्ति करता रहा है। और भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के क्षेत्रीय दावे को हर बार अब की तरह खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग एवं अविभाज्य हिस्सा था और है और हमेशा रहेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के किसी क्षेत्र के नाम बदल देने से वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता है तथा आधारहीन दलीलों को बार बार दोहराने से ऐसे दावों को वैधता नहीं मिल जाती है। इस बार अमेरिका ने चीन के दावे का खंडन किया है और चीन के एक तरफा आप देखिए दावों पर अपनी आपत्ति जताई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग भी माना है। लिहाजा चीन अमेरिका से चिढ़ा हुआ है
और विश्व भर में इस बात को व्यापक रूप से में स्वीकारता मिल चुकी है कि चीन अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से सीमा विवादों को बढ़ावा देकर उसका लाभ उठाता है। और आप देखते हैं कि चीन भारत को उकसाने या सीमावर्ती क्षेत्रों में यथास्थिति को बदलने के लिए साजिश में लगा रहता है तथा लंबे समय से चले आ रहे समझौतों को बनाए रखने में चीनी विफलता का दुष्परिणाम था कि 2020 में हिंसा और रक्तपात हुआ और जिससे भारत चीन आप देखते हैं कि संबंधों में तल्खी आई। एक तरफ चीन की अरुणाचल प्रदेश की कुदृष्टि है तो दूसरी तरफ चीन में सीमा शांति हेतु 28 मार्च को भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय की 29वीं बैठक संपन्न हुई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा की सुरक्षा को लेकर भारत कभी समझौता नहीं करेगा और अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य के निमित्त भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों अंदर के क्षेत्रों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। और इसी क्रम में सैला सुरंग जो तवांग के लिए सबसे मौसमी कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला तथा रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने के कारण भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही पूर्वी हिमालयन में चीन द्वारा उत्पन्न भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आधार प्रस्तुत करता है जो चीन के एकाधिकार को संतुलित करेगा तथा अरुणाचल प्रदेश के दूसरे सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। और आप देखिए संबंधों में जटिलता तो आप देखिए चीन भारत सीमा मुद्दे पर चीन के उकसावे ने इस मुद्दे के समाधान को केवल जटिल ही नहीं बनाया बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति को बाधित भी किया। दोनों देशों की भी टकराव को तेज किया है और जहां दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सहमत हुए थे, चीन समझौते के विपरीत काम करते हुए अपनी प्रतिबद्धता से मुकर गया है और सीमा पर लगातार परेशानी खड़ी कर रहा है। चीन की यह विशेषता रही है कि किसी क्षेत्र में एक बार बहुत कम समय की नामात्र की आधिपत्य स्वीकारता रही हो तो वह उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा मान लेता है। जब भी 1000 वर्षों बाद भी यदि मौका आया तो उसे अपने अनुचित दावों को लेकर विवाद पैदा कर देता है। भारत की आजादी के बाद दशकों में आप देखिए चीन भारत के भूभाग पर अपना दावा करता रहा है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर पर दावे भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर खुले तौर पर सवाल उठाना आसान रहा है क्योंकि भारत ने एक अच्छे पड़ोसी देश के रूप में उदारता और शालीनता का परिचय दिया है। परंतु आज का नया भारत चीन को सख्त भाषा में प्रतिक्रिया देना शुरू कर चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता को लेकर अत्यंत सतर्क है। एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिक पिछले 4 वर्षों में से आमने सामने खड़े हैं। चीन के साथ तनाव को देखते हुए बीते माह ही भारत ने लगभग 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को चीन की सीमा पर तैनात कर दिया है जो चीन को परेशान करने वाला है। और इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर चीन के विरुद्ध अपनी रणनीति को बदलते हुए भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के पक्ष लिया है। नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हुए फिलीपींस की राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की है। और जो आप देखते हैं भारत के नव आत्मविश्वास के विस्तार और अभिव्यक्ति को दर्शाता है। और आप देखते हैं इससे परेशान होकर चीन ने तुरंत कहा कि इस मामले में तीसरे देशों की भूमिका नहीं है और कहा जा सकता है कि भारत की मजबूत होती स्थिति दुनिया और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए अनुकूल है क्योंकि भारत के पास चीन की तरह विस्तारवादी या सैन्यवादी एजेंडा नहीं है। भारत की सैन्य ताकत अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखना है। भारत वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, न कि दुनिया भर में सैन्य अड्डे स्थापित करना चाहता है और जिसे चीन एक महत्वाकांक्षी महाशक्ति के रूप में आप देखते हैं कि चाहता है। चीन को उसी की भाषा में दिया जाए जवाब। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का यही सुझाव है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न इलाकों का बार बार नाम बदलने की हरकत का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए हमें भी तिब्बत का नाम तमाम जगहों के नाम बदलने देने चाहिए। और वस्तुतः चीन ने सबसे पहले 2017 में अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों का नाम बदल कर दिए थे। इसके बाद उसने 2021 में 15 और 2023 में 11 और जगहों के नाम बदल कर उकसाऊ हरकत को अंजाम दिया है। और इसे जारी रखते हुए उसने एक बार फिर से यह हरकत दोहराई और इस बार उसने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। इस तरह चीन ने अब तक अरुणाचल प्रदेश की 62 जगहों के नाम बदल दिए हैं। और वस्तुतः आधुनिक मेडिकल साइंस का कहना है कि किसी व्यक्ति को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे मानसिक रूप से परेशान रखा जाए और यही बात किसी देश पर भी लागू होती, खासकर भारत जैसे देशों पर जिनकी दुनिया में एक साख है। चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जगहों के नाम बदलकर कूटनीतिक मोर्चे पर हम पर घातक वार कर रहा है और इसलिए हमें भी उस पर ऐसा ही हमला करना चाहिए। थोड़ा पीछे चले तो 19वीं सदी के आरंभ में कुछ रूसियों और तुर्कों ने चीन के
झिंजियांग प्रांत के लिए पूर्वी पूर्वी तुर्कमेनिस्तान शब्द गढ़ा है और इससे चीन काफी तिलमुला गया था। और आप देखिए क्योंकि उन दिनों पश्चिमी देश चीन के इस भूभाग को चीनी तुर्कमेनिस्तान तुर्किस्तान कहा करते थे और इससे चीन कूटनीतिक मोर्चे पर बेचैन हो गया था और आक्रामकता से इसका विरोध करने करके दुनिया को मना लिया कि उसने इस हिस्से को पूर्वी तुर्कमेनिस्तान जैसे शब्दों से संबोधित ना किया जाए। आज हमें चाहिए कि हम चीन की अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जगहों के बार बार नाम बदलने की हरकत को चुनौती देने के लिए तिब्बत के मशहूर शहरों को नए नाम दे दें और इसी तरह हम वहाँ की तमाम छोटी छोटी बड़ी जगहों, नदियों, घाटियों और दूसरे लैंडमार्क के भी नाम बदलें। हमारे लिए तो यह इसलिए भी संभव है क्योंकि आज हम जिसे तिब्बत कहते हैं वह शब्द बौद्ध से निकला है जिसका संबंध भारत से है। चीन हमारे इस पलटवार से सीधा हो जाएगा और चीन आज भले ही तिब्बत को पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना का स्वायत्त क्षेत्र मानता हो, लेकिन तिब्बत के साथ हमारे इतने गहरे रिश्ते हैं कि भारत अपने कहे गए शब्दों यानी दिए गए नामों को आसानी से सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सही साबित कर सकता है। हमें यह जानना और मानना होगा कि तिब्बत चीन की दुखती रग है और आप देखिए जिसका रिमोट भारत चाहे तो अपने हाथ में ले सकता है और भारत यदि तिब्बत को स्वतंत्र कहना शुरू कर दे या तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने से इनकार कर दे तो चीन दबाव में आ सकता है। भारत के लिए इस मामले में चीन को दबाव में लेना इसलिए भी आसान है क्योंकि तिब्बत के हजारों लोग भारत में रह रहे हैं। उनका भारत में रहने का साफ संदेश है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है। वैसे भी तिब्बतियों ने के सबसे प्रभावशाली धर्मगुरु दलाई लामा भारत में ही रहते हैं और हर कोई जानता है कि चीन दलाई लामा का विरोध करता है और ऐसे में भारत द्वारा दलाई लामा को हमेशा की तरह एक दिए गए सम्मान को यदि कूटनीतिक तरीके से चीन की छाती पर मूंग दलना जैसे बना दे तब चीन को समझ में आएगा कि भारत से पंगा लेने का कितना खतरनाक नतीजा हो सकता है। यही मामला है। देखिए इस तरह के आर्टिकल लिखे जाने चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतदाता के नाम नेताजी की पाती एक हरी खरी तंज कसा जाता है। मुद्दा विहीन दिख रहा है विपक्ष। देखिए क्या विपक्ष को कब तक आप देखिए टाला जाए। विपक्ष के पास मुद्दे तो हैं, देखिए चुनावी मुद्दे आप देखते हैं कि बेरोजगारी की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लीजिए, महंगाई की देख लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए। सोने ने दिया 15% से अधिक का रिटर्न, फेड रेट में कटौती की संभावना, ETF की बढ़ती मांग से सोने की कीमत को मिल रहा है समर्थन। MPC की बैठक शुरू, कल आएगा ब्याज दर पर फैसला। देखिए RBI की जो मौद्रिक नीति समिति है ना उसी की बात हो रही है। इसमें आप देखिए 3 RBI की तरफ से लोग रहते हैं, 3 भारत की तरफ से। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, ये नीचे आप लोग जरूर लिखिएगा। मारुति ने 3 करोड़ वाहनों के उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। रुपया 11 पैसे की गिरावट के साथ 83.53 डॉलर हो गया है। अडानी ने नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हासिल की उपलब्धि। कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार बनाएगा भारत। संयंत्र के लिए जमीन तराश में भारत आएगी टेस्ला की टीम। मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और फोर्ब्स ने जारी की अरबपतियों की सूची। अदानी 17वें स्थान पर। दुनिया के अमीरों की कुल संपत्ति बढ़कर 14.2 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। शिव नादर आप देखते हैं कि 29वें स्थान पर है। नए वित्त वर्ष में भी सबसे अधिक रहेगी भारत की विकास दर। विश्व बैंक का अनुमान कि 2024-25 में 6.6% रहेगी विकास दर। 2023-24 में 7.5% विकास दर रहने का लगाया अनुमान। देखिए वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की बात हो रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ना वर्ल्ड बैंक। इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। 7 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लोकतंत्र प्रहरियों की सम्मान राशि जारी करे सरकार, हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। कोर्ट ने पेटेंट देने से इनकार के खिलाफ गूगल की अपील याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने हल्दीराम को घोषित किया प्रसिद्ध ट्रेडमार्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने भूकंप के तेज झटकों से दहला ताइवान, 9 की मौत, 50 लापता, भूमि का कांपना। भूकंप
एक महीने में 3.5 लाख श्रद्धालु अबू धाबी मंदिर पहुंचे हैं। आप देखेंगे जो अबू धाबी में बना है ना हिंदू मंदिर, उसी की बात हो रही है। भारतीय सैनिकों की दूसरी विमानन मंच से इसी महीने होगी वापसी। मालदीव में देखिए नए राष्ट्रपति बन चुके हैं मोहम्मद मुइज्जू। इनका झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है, तो ये फैसले ले रहे हैं। बाइडन और ट्रंप ने 4 और राज्यों में जीते प्राइमरी चुनाव। इजरायली नागरिक ने शंकर देव के वैष्णव संप्रदाय को अपनाया। ब्रिटेन में आम चुनाव में होगी सुनक की हार, सर्वे कह रहे हैं। उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन पर आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। देश में 1 करोड़ और लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। विश्व बैंक कह रहा है पहले से ही 9.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुके हैं। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को लेकर भी जाहिर की चिंता। ये संवैधानिक रूप से पीओके नहीं है पाकिस्तान का। ये जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे वाला भाग संवैधानिक रूप से उसका नहीं है। यह बात आवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के एक प्रमुख नेता आरिफ चौधरी ने कहा है। हम लोग भी तो मानते हैं कि ऐसा नहीं है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है और आईपीएल चल रहा है, तो आप लोग काफी देख रहे होंगे, दिलचस्पी भी ले रहे होंगे। और मुझे लगता है कि कब हुआ था आईपीएल शुरू, ये आप लोग बताइए नीचे, कई बार पूछ चुका हूँ आप लोगों से। अनमोल खरब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। ये भारत की युवा खिलाड़ी अनमोल खरब ने हम वतन मालविका बांसेड़ को कड़ी चुनौती देकर बुधवार को यहाँ कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। तो खेल के क्षेत्र में तो ये याद रखा करिए, कोई खिलाड़ी चर्चा में तो किस कारण से चर्चा में है, क्या उपलब्धियां उसकी रही हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी सी पॉइंट मिल जाते हैं। सी ग्लेन किंग ने विटामिन सी को अलग करने में सफलता पाई। 1932 में आज ही के दिन आप देखिए पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सी ग्लेन किंग ने 5 साल के प्रयास के बाद विटामिन सी को अलग करने में सफलता पाई थी। किंग ने नींबू से एक क्रिस्टलीय पदार्थ को अलग कर विटामिन सी की खोज की थी। यह चिकित्सा एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए बड़ी सफलता है। अमेरिका में पहली बार संपूर्ण कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण 1969 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार डॉक्टर डेटन कोली ने संपूर्ण कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किया था। मरीज हॉस्केल कार्प के हृदय को पूरी तरह से आप देखिए हटाकर कृत्रिम हृदय लगाया गया था, जो आप देखिए बाहरी वायु पंपों द्वारा संचालित होते थे। कृत्रिम हृदय ने हॉस्केल को 65 घंटों तक जीवित रखा। कविताओं से माखनलाल ने जगाया देशभक्ति का भाव। विख्यात आप देखिए साहित्यकार एवं पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में आज ही के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद अब नर्मदापुरम में जिले में हुआ था। आपने शुरुआती दिनों में शिक्षकों के रूप में काम किया शिक्षक के, और बाद में प्रभा करमवीर जैसी पत्रिकाओं से जुड़कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशवासियों में अलग जगाई। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। हिम कीर्तनी, हिम तरंगिणी, सिपाही, दीप जले, पुष्प की अभिलाषा उनकी प्रसिद्ध कृतियां थी। 30 जनवरी 1968 को उनकी डेथ हो गई थी। याद शिशु के सिर को सर्जरी से दिया गोल आकार। नवजात में जन्म से थी समस्या, चिकित्सा से सफलता है। क्या है स्प्रिंग असिस्टेड क्रेनियोप्लास्टी? ये वर्ण एवं प्लास्टिक शल्य चिकित्सा विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विशाल मागो बताते हैं कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिर के अंतर को चौड़ा करने के लिए सिर में छोटे चीरे लगाकर स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग फिट कर दी जाती ताकि मस्तिष्क को बढ़ने के लिए जगह मिल सके। स्प्रिंग खुलने पर वहां नई हड्डियां बन जाती हैं और शिशु के सिर को नया स्वरूप मिल जाता है। इससे सिर की त्वचा को घुलनशील टंकों से बंद कर दिया जाता है। कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों से बचाने में कारगर विशेष मोती। जंगल में कलाकृतियों की प्रदर्शनी। इंग्लैंड की डोरचेस्टर में स्कल्पचर बाय द लेक्स में सुप्रसिद्ध आर्टिस्ट साइमन गुडविन की समकालीन कलाकृति। व्यक्तित्व व स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 6 जीन का पता चला है, अनुसंधान कह रहा है।
दलवा के जंगल में दुर्लभ औषधीय गुणों से भरपूर पौधा वृक्ष इन बीमारियों में रामबाण की तरह काम करता है। तंत्र में आई किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो सकता है इसे। याददाश्त सुधारने की दवा भी कहा जा रहा है इसे। अमेरिका में मनाई गई बतख एना की बर्थ पार्टी 70वीं जन्मतिथि के रूप में। ये मूवियों से ही जुड़ी हुई फिल्म खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा।